नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है। इसके बाद अब ये कानून बन गया है। इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं डाली गई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और इसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है। नई संसद में इस साल नया बिल पारित हो चुका है और इस बिल का नाम है वक्फ बिल। वक्फ बिल के पास होते ही चुनावी राज्यों में बड़ी उठापटक की स्थिति है, क्योंकि वक्फ कानून सीधे एक विशेष वर्ग को टारगेट करता दिखाई दे रहा है। इस अकेले एक बिल ने चुनावी राज्य में पशुपेश की स्थिति बना दी है। दरअसल इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं और ऐसे में विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले दलों के लिए अचरज जैसा माहौल है। तो वक्फ कानून को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आ रही। आगामी चुनावों के लिए विपक्ष को जहां एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, वहीं हिंदू वोट बैंक को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी जोर आजमाइश कर रही है। बिहार में चुनाव होने हैं और इससे पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही है। कई साथियों ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार के इस्तीफों की झड़ी लग गई है जेडीयू में और इसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है विपक्ष को। वक्फ पर घमासान लगातार जारी है। चुनावी साल में किसको मिलेगी वक्फ की सौगात, ये देखने वाली बात होगी। कई राज्यों में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में, पश्चिम बंगाल में 2026 में और हाल ही में बिहार चुनाव पर भी वक्फ कानून कितना असर डालेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा। भारी विरोध और घमासान के बीच वक्फ बिल कानून बन चुका है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को फायदा पहुंचाता नजर आ रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी बिहार, यूपी और बंगाल जैसे राज्यों में हिंदू वोट बैंक तैयार करने में मदद मिल रही है इससे, वहीं दूसरी तरफ बिहार में राजनीतिक समीकरण में उथल पुथल मची हुई है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भी कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और जयंत चौधरी का दामन थाम लिया है। सपा के नेताओं का कहना है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उनका साथ नहीं दे रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। पंकज रस्तोगी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे पास प्रवक्ता सपा से जुड़ चुके हैं अतुल यादव जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष बलिदानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वहीं हमारे साथ भाजपा नेता भी आकाश राय इस वक्त जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। वक्फ बिल कानून बन चुका है, राजनीति लेकिन लगातार गरमाई हुई है। आशीष जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश में जब कुछ भी अच्छा होता है तो कई ऐसे विपक्षी ताकतें हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जमीन खिसक गई है और यही स्थिति आज देखने को मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश विकास कर रहा है और खासकर बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये मजाल ही नहीं है कि अल्पसंख्यकों का अहित होगा। उनके हित में कई निर्णय लिए गए हैं और बिहार के अल्पसंख्यक ही नहीं, देश के अल्पसंख्यक जानते हैं, जब तक नीतीश कुमार है तब तक अल्पसंख्यकों का कोई वाद भी बांटा नहीं कर सकता है।
अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई बात होगी तो सबसे पहला कदम नीतीश कुमार का होगा। इसलिए आशीष जी, लेकिन इस कानून के बनने के बाद, आशीष जी, इस कानून के बनने के बाद जमीन तो आपकी ही खिसकती नजर आ रही है। पार्टी में इस्तीफे की झड़ी लग गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी में जो इस्तीफा हो रहा है, ऐसे लोगों का इस्तीफा हो रहा है जिनका कोई वजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्तीफा देने वाले लोग बिना पढ़े लिखे, बिना कानून को समझे, सिर्फ किसी न किसी के बहकावे में आकर अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो ये गलत बात है। अगर वक्फ संशोधन बिल को अगर हमारे मुसलमान भाई बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो निश्चित ही उन्हें बहुत ही गर्व होगा कि देश में कोई प्रधानमंत्री ऐसा आया है जो वक्फ का जो गठन हुआ था इसे सार्थक कर रहा है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने भी साफ कह दिया है। नीतीश कुमार जी ने कई मुद्दों पर अपना हस्तक्षेप किया है कि हमें वक्फ संशोधन बिल में ये चाहिए। तो नीतीश कुमार जी की कई बातों को वक्फ संशोधन बिल में शामिल किया गया है, जिससे अल्पसंख्यक भाइयों को बहुत ही फायदा होगा। नुकसान का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, आशीष जी लौटेंगे आपके पास। अतुल जी, आशीष जी कह रहे हैं कि जेडीयू को कोई नुकसान होता नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए अदिति जी की जो अगर आप पाएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान तो जेडीयू को ही होगा, और जिन लोगों ने इस बिल का समर्थन किया था उनको खुले तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज के द्वारा आह्वान भी किया था कि इस बिल का समर्थन ना करें। दूसरी जगह समाजवादी पार्टी हो गए, अन्य इंडिया गठबंधन के दल हो गए, इन्होंने पुरजोर विरोध किया और अपने मुस्लिम समाज के भाइयों के साथ और वक्फ बिल में जो खामियां थी उसको उजागर करते रहे और उसका विरोध किया गया। बिहार में चुनाव है और चुनाव में इस बार आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान होगा तो वो जेडीयू को होने वाला है। और जेडीयू को पता नहीं चलेगा कि जिस प्रकार से ये क्या करती है, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को तो खत्म कर देती है। अब ऐसा नहीं है एक राज्य का उदाहरण हो, विभिन्न राज्यों का आप उदाहरण देखेंगे कि जो जेडीयू है वो कहीं नजर नहीं आएगी और आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके वहां सरकार बनाएगी। और आप देखते जाना, जो है हमारे इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है बिहार में आरजेडी, और आप देखेंगे कि वहां पर वो प्रचंड बहुमत से आएंगे। ठीक है अतुल जी लौटेंगे आपके पास। आकाश जी, अतुल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों को खत्म कर देती है। नहीं, देखिए, जिन पार्टियों का अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता है ना, वो दूसरों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करती है। एक बात मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं कि जो शुरुआत में ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी अपना इस बिल के जरिए हिंदू वोट बैंक मजबूत कर रही है, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक के लिए काम नहीं करती है जी। हमें इस देश के लोगों ने जिम्मेदारी दी है इस देश की बेहतरी के लिए काम करने के लिए। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि वक्फ बिल में जो कमियां है उसका हमने विरोध किया। अरे भाई, क्या कमी है आप बताइए ना। 1923 के मुस्लिम वक्फ अधिनियम को अगर रद्द कर रही है सरकार, मतलब कि अंग्रेजों के जमाने के कानून को हम रद्द कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपको बुराई नजर आती है? इसके अलावा 1995 का जो वक्फ अधिनियम है उसमें हमने बहुत सारे संशोधन किए हैं। आप उस पर चर्चा नहीं करते, आप लोग हो हल्ला करते हो सदन में, आप सदन में वॉकआउट करते हो। आप लोगों के पास जब मुद्दे नहीं बचते हैं तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार का खेल करते हैं। आपके नेता कह देते हैं कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है। अरे भाई, कम से कम बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। खुद को यदुवंशी कहते हैं, खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहते हैं, और फिर इनको गौशालाओं से दुर्गंध आती है। आकाश जी, मुद्दे से मत भटकिए। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अदिति जी, आकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज जी 30 सेकंड और लूंगा। मैं मुद्दे पे ही हूँ, मैं मुद्दे से भटका नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का आशय सिर्फ इतना है कि इन लोगों के पास, यानी विपक्ष के पास, इंडिया अलायंस के, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आरजेडी हो, इन लोगों के पास जनता के लिए कोई नीति और नियम नहीं है। ये लोग जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। आकाश जी आपके पास मैं लौटूंगी। पंकज जी, वक्फ कानून से किसको कितना फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या गुल खिलाएगा ये कानून?
देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए अदिति जी कि ये 1955 में, देश की आज़ादी के बाद 1955 में नेहरू जी द्वारा इस वक्फ कानून को लाया गया था और उसके बाद कांग्रेस द्वारा इसमें बहुत अमेंडमेंट किए गए और उसमें बहुत अधिकार उनको दिए गए। लेकिन जिस समुदाय के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए ये वक्फ बिल आया था और उसमें मुस्लिम वर्ग का कोई कल्याण नहीं हुआ। मुस्लिम वर्ग के लोगों की स्थिति वैसे ही जस की तस रही। मुस्लिम वर्ग के अगर पसमानदा समाज हो, रानी समाज हो और भी अन्य जो उनके वर्ग के लोग हैं, जो वो गरीब के गरीब रहे, उनका कोई कल्याण नहीं हुआ। तो इसलिए इस तरह की बात करना ये नाकामी है। इसीलिए देखिए, मोदी सरकार ने इस 2014 से जो भारत में पदारूढ़ा, उसने इस वक्फ कानून को, इस काले कानून को समाप्त करने का निर्णय लिया और उसमें सभी एनडीए के घटक दलों ने हिस्सा लिया और ये वक्फ बिल जो है दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति ने भी उसमें साइन कर दिया है, हस्ताक्षरित हो चुका है। अब बहुत जल्दी जो है इस पे अधिसूचना जारी हो जाएगी, ये निश्चित मान से चलिए, और अधिसूचना जारी होते ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का कृत इस विपक्ष की बात करें, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो सवाल इस बात का, अखिलेश यादव को उसमें काफी समय दिया गया, जो कि इस समय वर्तमान संसद में तीसरा सबसे बड़ा दल है, 37 सांसद उनके हैं। लेकिन उस दौरान वो तमाम तरह की बातें करते रहे, लेकिन वक्फ बिल के ऊपर उन्होंने कोई संवाद नहीं किया, उन्होंने बल्कि भ्रमित करने का काम किया। तो वैसे अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने तो वैसे भी मुसलमानों को भ्रमित करके ठगने का ही काम किया है। और सही अर्थों में अगर कहिए तो ट्रिपल तलाक हो, चाहे धारा 370 हो, ये सब हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और वक्फ बिल से भी आप देखिएगा अदिति जी, मुस्लिम समुदाय का विकास ही होगा, उससे नुकसान नहीं होगा। और रहा सवाल बिहार का, बिहार में 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिमों की अधिकता है, और नीतीश कुमार ने अगर वहां समर्थन किया तो उन्होंने भी जो है कुछ सोच समझ के ही समर्थन किया है, क्योंकि मुस्लिमों, और उनके भी सांसद जेपीसी कमेटी में थे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में थे, जदयू के भी सांसद थे, कई सांसद थे। तो उन लोगों ने जो भी उसमें अगर संशोधन करना था, जो भी कुछ बढ़ाना घटाना था, वो उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए ये सब कहना बिल्कुल ही गलत है और इसका फायदा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी से जिस तरीके से मुसलमानों की नहीं, इस्तीफे की झड़ी, देखिए एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई सत्ताधारी दल सत्ता में आता है तो तमाम ऐसे लोग होते हैं जो उसको ज्वाइन करते हैं और वो उसको छोड़ के फिर चले भी जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 14 साल सत्ता में नहीं रही उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद जो उसका कार्यकर्ता है टस से मस नहीं हुआ, वो कहीं नहीं गया। तो ये देखिए, हर पार्टी का अलग अलग सामंजस्य है और ये जो लोग हैं इनका कोई वो जनाधार विहीन लोग ही पार्टी छोड़ के गए और कोई नहीं गए। और रहा सवाल आरजेडी का, जिस तरह से आरजेडी ने वहां जंगल राज कायम किया था बिहार में, वो भी जनमानस ने देखा है। नीतीश कुमार तो सुशासन बाबू कहे जाते हैं, उन्होंने वहां पर बिहार में सुशासन का राज कायम किया है, तो जनमानस इसको अच्छी तरह जानता है। और रहा सवाल मुस्लिम वर्ग का, तो मुस्लिम वर्ग का कल्याण इस काले कानून के समाप्त के बाद जो इसमें अमेंडमेंट हुए हैं उससे मुस्लिम वर्ग का कल्याण ही होगा, वो जनमानस के समक्ष बहुत शीघ्र देखने को मिलेगा। ठीक है पंकज जी, अतुल जी से जवाब ले लेते हैं इसका। अतुल जी, पंकज जी कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग का कल्याण होगा इस कानून से, क्या आपत्ति है आपको? जो नेता आपके पास बैठे हैं वो लोग समीकरण बनाते रहे। नीतीश कुमार समीकरण नहीं बनाते हैं, नीतीश कुमार ही बिहार में समीकरण बनाते हैं तो अल्पसंख्यकों के कल्याण। आशीष जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आशीष जी, अतुल जी को बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। और लगातार जो है हमारे सांसदों के द्वारा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा में सार्थक तरीके से बात रखी गई, जनमानस की बात रखी गई, वक्फ बिल पर लगातार बात रखी गई। रही बात भारतीय जनता पार्टी जो है, इसकी मंशा अगर आप देखेंगे, माननीय योगी जी कल से लगातार लगे रहते हैं कि हम इनकी जांच कराएंगे। अतुल जी बात तो रखी गई, लेकिन फिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी से ही मुसलमान जो है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, जयंत चौधरी का हाथ थाम रहे हैं, क्यों? मुजफ्फरनगर से सैकड़ों मुसलमान कार्यकर्ता जो है उन्होंने जयंत चौधरी का हाथ थाम लिया है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी साथ नहीं दे रहे। कहीं पर भी इस प्रकार की कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मुस्लिम समाज की हितैषी के साथ साथ पीडीए की हितैषी है, पीडीए में सभी लोग हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह दबाए हुए हैं। हम हर जगह जमीन पे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज कोई विरोध करने के लिए सक्षम है तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। और कौन पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा, मतलब समाजवादी पार्टी ही है जो मुस्लिम समाज के साथ साथ
अपने सभी जन सरोकारों के मुद्दों को समाजवादी पार्टी ठीक है अतुल जी लौटेंगे आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं विकास अग्रहारी जी, स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। विकास जी, वक्फ कानून बन चुका है लेकिन इसको लेकर सियासत जो है वो नहीं थम रही है, क्या कहेंगे? अदिति जी, जैसा कि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, और हमारी जवाबदेही समाज के प्रति ज़्यादा होनी चाहिए। जिस तरीके से आज सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ाए गए, पेट्रोल डीजल पे 2 रुपए, एलपीजी पे बढ़ाए गए, और उसके बाद गैस पे दाम भी बढ़ाए गए, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। उसके बजाय हम लोग वक्फ पे बात कर रहे हैं, लगातार वक्फ कर रहे हैं, जबकि जो चीज़ें होनी थी हो गई, और जो चीज़ें हैं वो कोर्ट के मार्गदर्शन में है, कोर्ट से ही होनी है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि चाहती है कि उसके सेट एजेंडे पे ही राजनीति हो, तो वो अपना एजेंडा वो लोग लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं। रह गई बात वक्फ की, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होगा, देश की पूरी जनता उस चीज को मानेगी, उस बात को मानेगी। उसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, जदयू किसी से को उससे कोई लेना देना नहीं है। बड़ी बात कह रहे हैं विकास जी आप, बिल्कुल मानना ही है। हम लोग आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश जी तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय को ठेका दिखाते रहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगाता, बुलडोजर मत चलाइए, आकाश जी लेके पहुंच जाते हैं बुलडोजर, कहते नहीं भैया आप जो कह दें अलग कह दें, हम तो चलाएंगे। उसके बाद फटकारता भी है सर्वोच्च न्यायालय, और उसके बाद 10-10 लाख रुपया जुर्माना भी वसूलता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आकाश जी का तो काम ही यही है, वो तो कहेंगे ही कि आप मस्जिदों पे जाइए और झंडा लहराइए। आकाश जी तो चाहते हैं। विकास भाई, आप अपने पाप क्यों छुपाना चाहते हो? आप के जरिए जो एक जमीनों को कब्जा करने का एक रास्ता आप लोगों ने दिया था, वो अगर बंद करने का प्रयास एक सरकार कर रही है, तो आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? एक मामला बताइए कब्जा लेने का, एक मामला बताइए कब्जा लेने का, भी विरोध, एक मामला बताइए। मैं कह तो रहा हूँ कि एक मामला नहीं, जिस शहर में आप कहेंगे उस शहर में मैं बता दूंगा कि वक्फ बोर्ड की ये जमीनें हैं जो जबरदस्ती कब्जा की गई थी, जबरदस्ती कब्जा की गई है वक्त के नाम पे। कब से मुकदमे चल रहे हैं उन जमीनों के मुकदमे, कब से चल रहे हैं? आकाश जी भ्रमित मत करिए, आकाश जी भ्रमित मत करिए जनता को। आपको आपकी जवाबदेही एक राष्ट्रीय पार्टी के आप नेता हैं, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए। आप क्या बात करने लगते हैं? विकास जी नहीं, मेरी जवाबदेही बिल्कुल जनता के प्रति है, और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने आप बताइए ना, तमिलनाडु के ये बगल में हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी भी बैठे हुए हैं, तमिलनाडु में जो पूरा गांव अब घोषित आप लोग घोषित करवा रहे थे सदन में जो तमिलनाडु से सांसद आते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये सब झूठा है, प्रोपेगेंडा है। आपकी पार्टी के नेता ने सदन में कहा कि 113 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी कांग्रेस पार्टी ने, जबकि सच्चाई यह है कि वो प्राइम प्रॉपर्टी ना होकर के कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद, दरगाह इस टाइप की चीजें थी। और जो उनके मुकदमे चल रहे हैं वो आज से नहीं, उस पे जो विवाद चल रहा है वो आज से नहीं, 150 साल पहले से चल रहा है, 140 साल पहले से चल रहा है। अंग्रेजों के जमाने के समय के भी कुछ विवाद है भाई साहब जो चल रहे हैं इस देश में। वही बात तो मैं कह रहा हूं। तो आकाश जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी पीसीआर टीम से वॉल्यूम कम किया जाए, दोनों लोगों का वॉल्यूम कम किया जाए। अतुल जी बताइए, बात रखिए अपनी। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो मलिहाबाद में अभी फिर एक व्यवसायी के द्वारा जो है ना वहां पे सुसाइड कर लिया गया, और आप पाएंगे कि अतुल जी मुद्दे से भटक रहे हैं आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। वक्फ कानून से क्या आपत्ति है आपको, वो बताइए। मैं उसी आपके पार्टी के लोग आपसे क्यों नाखुश हैं, क्यों हमारे जयंत चौधरी का दामन थाम रहे हैं? बताइए अदिति, देखिए कोई भी ऐसा नहीं है, और मेरी जानकारी में तो कोई भी नहीं है, मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूँ। रही बात समाजवादी पार्टी जो है सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में जिन कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और जयंत चौधरी का दामन थामा है वो आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही ऐसा कोई कर रहा है, ना ही ऐसा होता है। समाजवादी पार्टी में सबकी आस्था है, समाजवादी पार्टी समतामूलक समाज की स्थापना करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में सभी को साथ में लेकर चलते हैं, समतामूलक समाज की बात करते हैं। हमारे द्वारा लोकसभा में सभी की बात रखी गई, सार्थक तरीके से बात रखी गई। कोई भी नाराज कहीं पर भी ऐसी प्रकार की कोई घटना की कोई जानकारी तक नहीं हम लोगों को है। ठीक है अतुल जी। आशीष जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है, क्योंकि बिहार में ही चुनाव होने हैं और ये
अंदेशा लगाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी पे पड़ेगा तो वो जेडीयू पर ही पड़ेगा, नीतीश बाबू पर ही पड़ेगा। क्या फिर से पलट जाएंगे नीतीश बाबू अगर हार गए चुनाव तो? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चिंता नीतीश कुमार जी ने कभी नहीं किया है। नीतीश कुमार जी ने हमें, मेरा प्रश्न यही है सर, चिंता इसीलिए नहीं है क्या कि जो पार्टी जीतेगी सरकार तो नीतीश जी ही बनाएंगे। अल्पसंख्यक समाज को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, अमन भाईचारे का माहौल बिहार में कायम रहना चाहिए, इसकी चिंता नीतीश कुमार जी ने किया है। नीतीश कुमार जी ने 90 का जो दशक था उस दशक से कैसे बिहार को बचाया है, कैसे सजाया। आशीष जी, सीमांचल में जो 4 जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहां पर कैसे जो डैमेज है उसको कंट्रोल किया जाएगा नीतीश सरकार के द्वारा? देखिए पूरे देश की जनता जानती है, पूरे देश के अल्पसंख्यक समाज जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया है। आज पूरे देश में नीतीश कुमार जी इकलौते ऐसे नेता है जिनके रहते अल्पसंख्यक समाज को आहत तक नहीं होती है। आशीष जी, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफों की झड़ी लगी है, ऐसा लग रहा है कि नीतीश बाबू अपने ही पार्टी के सदस्यों को नहीं मना पाए हैं। संशोधन में क्या क्या उनके हितों के लिए ये समझा नहीं पाए नीतीश बाबू, लग रहा है। पंकज जी क्या कहेंगे? ठीक है, हमें समीकरणों की चिंता होती है, हमें अपलियत भाइयों की चिंता है, बिहार के करोड़ों लोगों की चिंता। ठीक है पंकज जी। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने बिहार की जंगल राज की व्यवस्था आरजेडी के समय से जो चल रही थी उसको खत्म करके जिस तरह से उन्होंने सुशासन का वहां राज कायम किया, तो जनमानस उसको जानता है। और 36% अति पिछड़ी आबादी है और 26% करीब पिछड़ी आबादी है। नीतीश कुमार सभी वर्गों के नेता हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो चाहे सामान्य समुदाय हो, सभी वर्गों के नेता हैं, सभी लोग उनको मानते हैं। और इसलिए देखिए, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से इस संविधान में संशोधन किया गया, ट्रिपल तलाक आने के बाद क्या हुआ, ट्रिपल तलाक का कानून आया, वो अमली जामा पहन चुका है। 370 आया, वहां 370 अमेंडमेंट बिल आया, उसको भी लेके लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तो इसलिए ये देखिए, ये चीजें, ये कानून जो है ये निश्चित रूप से मुसलमानों के जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनके हित के लिए है। ये कानून जो है इसका सिर्फ उपयोग सिर्फ जो है मुस्लिम वर्ग के विकास के लिए ही है, और ये इसका हिंदू वर्ग से कोई लेना देना नहीं। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 1 मिनट। और जिस तरह से पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी आबादी, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उनके पास थी, 9,70,000 एकड़ और 8,40,70,000 जमीनें, 9,40,000 एकड़ जमीन और 8,70,000 प्रॉपर्टीज। तो जिस तरह से उसमें बंदरबाट हुई और जिस तरह से कब्जे, अभी कुंभ चल रहा था वहाँ 55 एकड़ जमीन पे लोगों ने ये दिखाया था कि 55 के कार्यकर्ता ने उसको कहा था 55। अरे वो मुस्लिम वर्ग के मुस्लिम समाज का अध्यक्ष है, उसने फालतू बातें मत करो, फालतू बातें कर रहे हैं, समाज का अध्यक्ष है, फालतू बातें कर रहे हैं। उसका इतिहास भूगोल चेक किया जाए। बात जो है एक मुसलमान नहीं कहेगा कि में एक ही जमीन तो इस तरह की है, एक मुसलमान नहीं कहेगा। और कांग्रेस का तो ये नीति रही है, कांग्रेस की। पंकज जी, मैं इस तरह डिबेट नहीं कर पाऊंगी, इस तरह बहस नहीं होती है। कांग्रेस की ये नीति रही है कि वो पंकज जी शांत हो जाइए। विकास जी अपनी बात रखिए। भाजपा समर्थक लोग बैठ जाते हैं स्टूडियो में और ऐसी ही बातें करते हैं। सुशासन बाबू, सुशासन बाबू, सुशासन बाबू का नारा ये जपते रहते हैं। 20 साल हो गया सुशासन बाबू और भाजपा को एनडीए की सरकार चलाते हुए बिहार में। ये आज तक नहीं बता सकते, एक पीढ़ी आ गई, एक पीढ़ी पैदा होकर के जवान हो गई, रोजगार नहीं दे पाए हुए उसको, पलायन में आज भी बिहार नंबर 1 है। कहते सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन की सरकार है। अरे शर्म करिए, शर्म करिए, शर्म करिए। विकास जी, लेकिन वक्फ कानून से क्या आपत्ति है ये बताइए? मुझे वक्फ कानून से आपत्ति कोई नहीं है। मुझे बस एक चीज पंकज जी बताएं। पंकज जी हिंदू हृदय सम्राट है, मैं इनको मानता हूं। कल को सनातन बोर्ड का गठन होगा तो पंकज जी उसमें गैर धर्म के व्यक्ति को स्वीकार करेंगे। विकास जी, अगर आपत्ति नहीं है तो फिर राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि अब ईसाइयों पर भी नजर है बीजेपी की? बिल्कुल हिंदुओं पर नजर है बीजेपी की, हिंदुओं की जमीनों पर नजर है भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुओं के मंदिरों पर नजर है बीजेपी की।
विकास जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है ना कि भ्रष्टाचार खत्म होगा वक्फ कानून से। भारतीय जनता पार्टी पहले मुसलमानों की जमीन छीनेगी, मुसलमान के समय में लोग चुप रहेंगे, फिर ईसाइयों की जमीन छीनेगी। ऑर्गेनाइजर में राय साहब, ऑर्गेनाइजर में जो वेबसाइट है उसमें लेख लिखा था। विकास जी, आकाश जी को जवाब देने दीजिए इस बात का। आपने लेख लिखा था विकास जी, आकाश जी को जवाब रखिए। और एक चीज मैं बता दूं अदिति जी, आपको 30 सेकंड और लूंगा आपका, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं बहुत क्लियर तरीके से। जितने भी मंदिर ट्रस्ट, आशीष जी, आप अपनी बारी आने पर अपनी बात रखिए कृपया। आशीष जी, आपको मौका दिया जाएगा, तभी बोले। शांत हो जाइए। जितने भी मंदिर ट्रस्ट हैं, अगर उनको जोड़ करके एक सनातन बोर्ड बना लिया जाएगा, इतनी जमीनें निकलेंगी, इतनी जमीनें निकलेंगी कि वक्फ बोर्ड तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये हम गर्व के साथ कह रहे हैं। आशीष भाई, आप भी इस चीज को सुनिए, आकाश भाई, कि आप सनातन बोर्ड बनाइए, कांग्रेस पार्टी पूरा समर्थन करेगी, लेकिन आप एक चीज बताइए कि जिस तरीके से आपने यहां पर कहा है किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के धार्मिक मामलों में दूसरे व्यक्ति को घुसेड़ने का प्रयास किया है, कल सिखों के मामले में भी आप घुसेड़ेंगे, ईसाइयों में भी घुसेड़ेंगे, पारसियों में भी घुसेड़ेंगे, सनातन बोर्ड बनाएंगे उसमें भी घुसेड़ेंगे। अब जवाब देने दीजिए आकाश जी को। आकाश जी, जवाब दीजिए इस बात का। ये ऐसे चैनल पे बैठ के झूठ बोलेंगे क्या? ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, मुसलमानों की जमीन कैसे हो गई? कैसे मुसलमान की जमीन होगी? मैं कह रहा हूं भाई, लोग कहीं भी जमीन, मैंने कहा ये जमीन है। आप सुन लीजिए, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है देश में ना पिछले 60 सालों से, कि वक्त पे नाम पे कोई भी जमीन कब्जा कर लो और फिर उसको मुसलमानों की जमीन बना दो, ये इस देश में नहीं चलने वाला है। बिना सरकारी सर्वे के एक भी जमीन हो ही नहीं सकती, कोई छीन ही नहीं सकता। विकास जी, लेकिन विवाद आपकी सरकार से ही शुरू हुआ था ना। 2013 में जब संशोधन किया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? धारा 40 जोड़ी गई थी। जिस धारा 40 की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार साथी बैठे हैं, ये बताए जब हमने 2013 में संशोधन किया था, तो उस वक्त बिल को घोषित करने के बाद, पास करने के बाद इन्होंने हमको मिठाई खिलाई थी कि नहीं खिलाई थी? इन्होंने कहा था कि नहीं कहा था कि मुसलमानों के हित में आज बहुत अच्छा काम हुआ है? इन्होंने जेपीसी में जितनी मांगे थी, उस समय तो सुन लीजिए, उस समय तो आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा था कि वक्फ पे नाम पर जमीनें कब्जा करते हैं लोग। लालू यादव जी ने कहा वक्फ के नाम पे जो जमीनें कब्जा करते हैं, वक्फ के नाम पे जो जमीनें कब्जा करते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं कि कुंभ में 55 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है। वो जो लोग आज बोल रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग, वो ऐसे लोग हैं। ठीक है विकास जी, ठीक है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर्वे में भी ये बात सामने आई थी कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी, उसमें मकान और दुकान खोल के बैठे हैं लोग। क्या वो सर्वे गलत मानते हैं आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 3 साल पहले का सर्वे। आदित्य जी, एक चीज आप समझ लीजिए कि वक्फ की जमीनें मूलतः किन कामों में आती हैं? कब्रिस्तान, मंदिर, सॉरी मस्जिद, दरगाह, यतीम खाने, ऐसी। लेकिन बने तो सर होटल और दुकानें हैं ना। मैं बता रहा हूँ ना, उसको लोगों ने किराए पे दे दिया, उसको वक्फ के जो। नहीं तो सवाल तो यही है ना विकास जी, की किराए पे क्यों दे दिया गया? ठीक है, जवाब लेते हैं अतुल यादव जी। विकास जी, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। अतुल जी, क्या जवाब देंगे इस पर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है ना, वो सब जग जाहिर है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें कामयाब नहीं होगी। और रही बात, जनता इतनी जागरूक है कि अब 2025 चल रहा है। ऐसा नहीं कि जनता जो विकास के मुद्दों से, महंगाई के मुद्दों से इनसे भटक करके और इनके सिर्फ वक्फ बिल पर ही चर्चा करती रहेंगे। सारे लोग मुस्लिम, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, हर कोई रोजगार चाहता है और अपना हित चाहता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितनी ऐसी पार्टी है, ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अतुल जी, लेकिन आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से सीए का विरोध हुआ था, सीए का जब आपने विरोध किया था, तो आपने कहा था कि कागज देखेगी सरकार, कागज देखेगी एक एक नागरिक के। डर का माहौल फैलाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं लागू होने के बाद। जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा विरोधी दल यानी विपक्षी दलों पर ही अपनी सारी चीज डाल दी जाती है। अपने पे तो जिम्मेदारी भी है। आज अगर 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़े हैं ना, तो ये विपक्षियों की देन है क्या? या पेट्रोल या डीजल पे दाम बढ़ने जा रहे हैं, तो क्या ये विपक्षियों की देन है? यानी महंगाई है तो ये क्या विपक्षियों की देन है? ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागती है
आप एक चीज नोट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो ठीक है अतुल जी, इसका जवाब आकाश जी से ले लेते हैं। आकाश जी को इसका जवाब देने दीजिए। पूरी बात सुन लीजिए। जो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है वो लोगों को लाइन में लगाए हुए है, कभी आधार कार्ड को जोड़ने के लिए, कभी नोटबंदी के लिए, जीएसटी ला करके जो है ना व्यापारियों को तहस नहस कर दिया। आज देश की स्थिति कैसी है ये सब जान रहे हैं। वो जानबूझकर इस समय पर वक्फ बिल लाए थे क्योंकि महंगाई अपने चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। जानबूझकर जनता का ध्यान जो है हटाना चाहते हैं, लेकिन जनता जो है ना अब जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कलाई खुल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति करती है और विकासी राजनीति से अछूती रहती है। अतुल जी, तो क्या वक्फ कानून का जो मुद्दा है वही 2027 में भुनाने की तैयारी है क्या? आपको बता दूं अदिति जी, उत्तर प्रदेश में तो ये कुछ चलने वाला नहीं है। हम अगर उत्तर प्रदेश में बैठे हुए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपका चैनल भी यहाँ से चल रहा है और हम आप उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार कहीं नजर भी नहीं आएगी। इनके विधायक जो है उनके स्वयं विरोध कर रहे हैं और माननीय योगी जी का खुलेआम विरोध कर रहे हैं। ठीक है अतुल जी, अतुल जी ठीक है, उत्तर प्रदेश में ठीक है, तेजस्वी के साथ मतलब बिहार में भुना लेंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ खास काम का मुद्दा नहीं लग रहा आपको। आकाश जी जवाब दीजिए। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी जनहित में कार्य नहीं कर रही है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? जवाब दीजिए। अदिति जी, एक बात आप जान लीजिए कि अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी टीम ये आश्वस्त है कि 2027 में तो कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग 2032 की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादियों अब आप फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। आप लोग जब बोलते हैं तो मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ। कम से कम अनइंटरप्टेड बोलने दिया करिए। इतनी सभ्यता रखिए, डिबेट चलने दीजिए अच्छे से। एक बात ऐसी थी मैं बताऊँ आपको कि इस देश में जितनी समस्याएं अतुल जी आकाश जी को बात करने दीजिए। अतुल जी, आकाश जी बोलिए। भाई आप ही अदिति जी, एक बात मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको कि इस देश में जितनी समस्याएं नासूर हो गई थी, चाहे वो धारा 370 की बात रहा हो, चाहे राम मंदिर की बात रही हो, चाहे आप वक्फ बोर्ड की बात हो, मैं आपको बता रहा हूं कि इन सारी समस्याओं को हल हमने किया। और आज आप अपने रिपोर्टर्स को भेजिए आम लोगों में, आम मुसलमानों में, जो पसमानदा मुसलमान है उसके पास भेजिए। वो आकाश जी, जो मुसलमान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो कहाँ के हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि कहीं पे कोई उन्हें आपत्ति क्यों है? जवाब दीजिए इस बात का कि जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें आपत्ति क्यों है? बंगाल में जो भारी विरोध देखने को मिला, क्या बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं, बंगाल में क्यों नहीं विरोध होगा? बंगाल में जो ये रोहिंग्याओं को जबरदस्ती आधार कार्ड देके टीएमसी की सरकार वहां का नागरिक बना रही है, वो तो विरोध करेगा। आकाश जी, समझाने की जिम्मेदारी किसकी है? आकाश जी, रोहिंग्या कब आए इनसे पूछा जाए। रोहिंग्या कब आए? बॉर्डर रखाने की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह बॉर्डर पर क्या कर रहे थे? अरे थोड़ा सा लिहाज रखिए। अरे मैं दर्द लिहाज रखिए, बहुत दर्द है। रोहिंग्या किसकी सरकार में है? ठीक है, रोहिंग्या बताइए किसकी सरकार? बात छोड़िए, रोहिंग्या कब आए? अभी तो आकाश राय जी, रोहिंग्या कब आए? होने वाला नहीं है, रोहिंग्या कब आए? होने वाला नहीं है। रोहिंग्या कब आए? ठीक है, नहीं। रोहिंग्या कब आए? संविधान से चलेगा, नहीं चलने वाला है। ये विकास जी, मुद्दे से मत भटकिए। इन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पे। मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप जी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कांग्रेस किस तरीके से वक्फ कानून को बुनाएगी बिहार में? क्योंकि आज राहुल गांधी भी आज पार्टी चुनावी यात्रा निकाले हैं, पद यात्रा की है। यात्रा नहीं है, वो कुशासन की यात्रा है। कुशासन की पोल खोलने के लिए राहुल जी आ गए हैं। राहुल गांधी जब यात्रा निकालते हैं तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रदेश से निपट जाती है। आराम से 400 में पिन लगा है ना, 400 में पार में पिन लगा है ना। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। आप जैसे लोग और अदिति जी के संरक्षण से जितना आप लोग गुब्बारा फुलाए बैठे हैं, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। मैंने कहा रोहिंग्या कब आए, रोहिंग्या किसकी सरकार में आए? अदिति जी ने भी मुझे रोक दिया। ये बहुत दिन साथ चलने वाला नहीं है। जनता पब्लिक इसको देख रही है। विकास जी, मुद्दे से मत भटकिए। अदिति जी, मुद्दे से मत भटकिए। मुझ पे, मेरी पार्टी पे कोई व्यक्ति साफ झूठ बोलेगा, मैं पुरजोर तरीके से विरोध करूंगा। और चौथा स्तंभ होने के नाते मैं ये चाहूंगा कि आप भी उस सच में मेरे साथ खड़ी रहें। आप इनसे पूछिए, फिर पूछिए,
आप इसे फिर पूछिए रोहिंग्या कब है? अरे ये बंगला वहाँ बंगाल में विरोध कर रहे लोगों को रोहिंग्या बोल रहे हैं। तो रहा हूँ रोहिंग्या कब है? रोहिंग्या 2018-19 के समय में आते हैं। उस समय आकाश जी चलिए अब इस बात का जवाब आप दे ही दीजिए। रोहिंग्या कब है? मैं दे क्या देता हूँ। क्या देश में जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि उन्हें आपत्ति है इस कानून से, वो क्या देश के नहीं है, रोहिंग्या है आपके अनुसार? नहीं, मैंने ये कह रहा था रोहिंग्या कब आए, तो मैं इनको बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आकाश जी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ का है जो आंदोलन की चेतावनी दे रखा है? कुछ ही दिनों में आंदोलन पहले तो ये शुरू हो सारे जाएगा। नहीं, ये सारे विपक्ष की पार्टियां पहले ये तय कर लें कि सिया वक्फ बोर्ड वालों की बात सुनेंगे कि सुन्नी वालों की सुनेंगे। ये तो एक वक्फ बोर्ड नहीं बना सकते। पहले अपना तय अरे आप बंटवारा किस तरह के लोग जिस तरह आप लोगों ने टिकट तो दे दीजिए, सिर्फ बंटवारा 545 सीटें बांटते हैं, बंटवारा को टिकट नहीं देते हैं। आकाश जी यानी अब तो मुस्लिम के बीच में शिया और सुन्नी भी आ गए। मंत्री बना के रखा है भाई, 2000 मंत्री बना के रखा है। 2000 विधायक होंगे, 10 विधायक भी नहीं है मुसलमान आपके पास। बिना टिकट दिए एमएलसी बनाया और एमएलसी बना के मिनिस्टर भी बनाया। पासमानदा समाज के अपने भाई को बनाया। ठीक है, आप लोगों के पास में लौटूंगी योगी जी की सरकार में। आकाश जी, अतुल यादव जी हमारे साथ हैं। अतुल जी बताइए इस बात का क्या अर्थ निकाला जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? आकाश जी कह रहे हैं कि जो मुसलमान प्रदर्शन कर रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। देखिए, ये गाली देने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये जितने भी मुस्लिम समाज के भाई लोग हैं उनके विषय में क्या सोच रखते हैं। प्रयागराज की घटना है कि उनके दरगाह पर कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग चढ़ गए, और क्या किसी की दरगाह पर ऐसा किया जाना था? पुलिस भी देखती रहेगी, प्रशासन भी देखता रह गया। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अगर इनको अपने ये लोग धार्मिक चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं, और देखा जाए भारतीय जनता पार्टी जो चीजों को बढ़ावा देती है और धर्म के बीच में लोगों के बीच करती है, और इस तरह डिबेट नहीं चलेगी, इस तरह नहीं होगी बहस। विकास का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ धार्मिक बातों पर टिके रहते हैं और धर्म के अलावा एक बात मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, किसी भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। किसी भी देश विरोधी का, किसी भी राष्ट्र विरोधी का। आकाश जी मुझे आप इतना बताइए तो मैं भी डिबेट, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिपाही गणों जो है ना विरोधी वसूल रहे हैं। अतुल जी आपके पास मैं लौटूंगी। आकाश जी मुझे आप इतना बताइए, क्या आप उस तस्वीर को सही मानते हैं जिसमें गाजी की मजार पर हिंदू लोग चढ़कर वहां पर भगवा लहराते हुए नजर आए रामनवमी के दिन? क्या आप उसको सही मानते हैं? मैं एक बात, क्या उस पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? कि सबसे कार्रवाई तो उस मजार पे होनी चाहिए जो वहाँ पे खड़ी है। सैयद सालार गाजी जैसे आक्रांता की मजार होना ही ये एक बहुत बड़ा पाप है, और उस पाप को भी हम ठीक करेंगे। निश्चित तौर पे वो तस्वीर ठीक है, मैं मानता हूँ। आकाश जी देश में कई ऐसी मजार हैं जहाँ पर हिंदू लोग भी जाते हैं सर झुकाने के लिए। क्या आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते आकाश जी। आदित्य जी किसी सूफी संत की पंकज जी क्या कहेंगे कोई बुराई नहीं है? क्या कहेंगे? कोई जा रहा है, हम नहीं मानते उसको। बाजार है या बहराइच में? प्रयागराज में मसूद की बाजार है या बहराइच में है? लोगों से पूछ लीजिए, तो हमसे बहराइच में भी है, संभल में भी है, एक आदमी की कितनी जगह मजार हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी में लड़े जा रहे हैं आप लोग, आपस में एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। मैं उठ के चली जाती हूँ फिर। भारतीय जनता पार्टी के पास एक पंकज जी क्या कहेंगे? बात करते हैं क्या है? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनती है, अधिकारी प्रवक्ता तक नहीं होता पार्टी पे, पार्टी की बात रखने के लिए चैनल पर। अतुल जी मैं तो रहा हूँ कि सैयद सालार नहीं, इस तरह बहस नहीं होगी सर, इस तरह बहस नहीं होगी। पंकज जी को अपनी बात रखने दीजिए। आधिकारिक व्यक्ति अगर कोई नहीं बैठता है तो ये चैनल की भी तौहीन है। देखिए, पहले तो अदिति जी ये समझ लीजिए, ये कानून से मुसलमानों का विकास होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वक़्फ़ जो किए जाते हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए
दो तरीके के लोग होते हैं, अल खैर और अल औलाद, ये तो हम लोग जानते हैं। तो जो अल औलाद वाले होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देते हैं और मुसलमानों के विकास के लिए उन्हीं के घर का व्यक्ति मुतवल्ली होता है, माने प्रबंधक होता है। अल खैर वाले में वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपनी संपत्ति को वक्फ करते हैं, जो शिया वक्फ बोर्ड या सुन्नी बोर्ड जिस समुदाय के अंतर्गत आते हैं उसके लोग। अरे सुनो पहले, बड़बड़ खाली फालतू बात, अरे बोलिए पहले, शांत रहिए, आप अपना बोलिए, सुनिए। और ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन विडंबना ये, सुनिए पहले, लेकिन विडंबना ये है समाजवादी पार्टी का शासन रहा है किसी का भी, लेकिन उस तरह से मुसलमानों का संपूर्ण विकास नहीं हुआ। ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से बाकायदा लोगों ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को हाथ करने का काम किया और करोड़ों रुपए की लूट जमीन को बेचकर लीज करके ट्रांसफर करके किया, जबकि उसमें मुस्लिम वर्ग का कोई फायदा नहीं हुआ। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, 396 करोड़ का टैक्स गवर्नमेंट को मिला है, चाहे जीएसटी से चाहे उससे, लेकिन इतने वर्षों में वक्फ बोर्ड से किसी तरह का कोई टैक्स की इनकम भारत सरकार को नहीं हुई। तो ये सब कहना, इस तरह की बात करना, देखिए इससे निश्चित रूप से इसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। वो अल्लाह आप मचाते रहिए, अभी बहुत समय है, अभी क्या नाम है, बिहार के चुनाव में भी कई महीने बाकी है। ये मान के चलिए, इससे मुस्लिम समुदाय का निश्चित रूप से विकास होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक मिनट और रहा सवाल ये, सिर्फ मदरसे, सिर्फ क्या नाम है वहां पर आपके कब्रिस्तान और उसके लिए ये नहीं बनाए जाते हैं। ये बिल्कुल देखिए, एक तरह से वहां पर चाहे मदरसे हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए जितनी चीजें उसके लिए वक्फ किए जाते हैं, उसमें ये मतलब नहीं है कि जो है खाली बस वहां कब्रिस्तान रहेगा और वो रहेगा, ऐसा नहीं है। मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए लोगों ने अपनी संपत्तियों को दान कर दिया, वक्फ कर दिया, कि जो है उससे मुस्लिम समुदाय का विकास हो, गरीब समुदाय का, मुस्लिमों के। लेकिन जो इसमें लोग वक्फ के मुतवल्ली और जितने लोग बैठे थे उन्होंने बंदर बांट किया और बहुत संपत्तियों पे कब्जा करके उसमें अनाप शराब पैसे अर्जित किए और उन संपत्तियों को लीज कर दिया। और जबकि ये नियम है कि जितने किराए की इनकम होगी उसका 7% वक्फ बोर्ड में जमा होगा, लेकिन किराया इतना कम होता है कि जो है उसका कोई माने नहीं रहता। वक्फ बोर्ड से सिर्फ जो है 1.25 करोड़ की इनकम होती है, 8,70,000 प्रॉपर्टीज है, तो कितनी कम इनकम है ये बताइए। अब ये आंकड़े भी हैं, तो इसलिए इस तरह की बात करना मुस्लिमों का विकास नहीं हुआ, लेकिन इस कानून के बन जाने से, अमेंडमेंट होने से निश्चित रूप से मुसलमानों को फायदा होगा, ये इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे विकास जी से जवाब लेने दीजिए। पंकज जी ने जो ये बातें कही कि उसका किराया कम आ रहा है, पंकज जी से मैं इस बात से पूरी तरीके से आज के समय में कम से कम इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन पंकज जी, आप भी इस चीज को जानते होंगे, कोई संपत्ति अगर लीज पे दी जाती है तो 50 साल, 99 साल, 80 साल, 70 साल ऐसे ही लीज पे दी जाती है। आज के टाइम पे अगर इस स्टूडियो को लीज पे कोई खरीदेगा, कोई देगा, तो कम से कम 1-2 लाख रुपए भाड़ा होगा। और आज के 50 साल पहले, 40 साल पहले जब कोई व्यक्ति अभी विगत पिछले 10 सालों का आंकड़ा ले लीजिए, तब कितने हुए? आप 50 साल की बात छोड़िए, अभी 10 सालों में कितने संपत्तियों को वक्फ किया, कितनी संपत्तियों को वक्फ किया। और जो आदमी एक बार चेयरमैन बैठा रहा, वही सपा में चेयरमैन रहा, बसपा में चेयरमैन रहा, भाजपा के भी चेयरमैन बैठा रहा, भाजपा के भी चेयरमैन बैठे हैं। इस तरह के लोगों ने आंकड़ा लीजिए ना कि पिछले 10 साल की जो बहुत ज्यादा इसमें देखिए, भारी वक्फ की जमीनों में भारी भ्रष्टाचार हुआ, भारी भ्रष्टाचार हुआ वक्फ की जमीनों में। अरे बिल्कुल है, उसका आंकड़े सामने, उसके आंकड़े तमाम सरकारी जमीनों को वक्फ कर दिया गया, तमाम सरकारी जमीनों को कब्जा कर लिया गया। जमीनों पर आपने कह दिया कब्जा कर लिया गया। जी, मैं पंकज जी की बात का जवाब बताई जा रही है जी, वो सरकारी जमीन थी। कई जगहों पर ये रिपोर्ट सामने आई है कि तालाब थे, अदिति जी एक अतिक्रमण किया गया, अदिति जी सरकारी जमीन को दान में दे दिया गया। अदिति जी, नजूल की जो भूमियां होती हैं, आबादी जो गांव में होती है, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार आज की डेट में चली जाए, पंकज रस्तोगी जी से मैं इतना उम्मीद करता हूं कि सच बोलेंगे, आधा गांव खाली हो जाएगा। ठीक है, जो सच बात है, इसको कोई स्वीकारे ना स्वीकारे, आप बोल दे कि ऐसा नहीं है। ग्राम समाज की तमाम भूमियों पे तमाम विपक्षी दलों के लोगों का कब्जा, ये भी आप विपक्षी दलों के लोग तमाम ऐसा हमारा भी कब्जा, हमने भी किया हुआ है, पंचायती राज विभाग पंचायती राज विभाग के तमाम जमीनों पे, तमाम जमीनों मोहनलालगंज में तहसील उसके अंदर जो है शमशान की भूमि पर कब्जा है, शमशान की भूमि पर कब्जा है, और इसके पहले भी खेल की भूमि पर कब्जा है। मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। आप सब लोग लखनऊ में पंचायती राज विभाग की जमीन, ये बहस का तरीका नहीं होता। भारत का जो
चरित्र रहा है, कल्चर रहा है। मैं थोड़ा सा राजनीति से ऊपर उठ करके इस सच को स्वीकार करता हूं। हमारे भाजपा के साथी और इस पत्रकार साथी इस सच से इनका कोई सरोकार नहीं है, ये सच मानते ही नहीं है, क्योंकि वो तो कांग्रेसी और समाजवादी कब्जा करके बैठे हुए हैं। बुलडोजर लेकर के 24 घंटा ये घूमते रहते हैं कांग्रेसी और समाजवादियों के घर के आगे पीछे, और उसके बाद ये कहते हैं कि हम समाजवादी और हम कांग्रेसी गांव में आबादी तालाब बंजर कब्जा लेंगे, नजूल की भूमि हम कब्जा लेंगे। अरे भैया ग्राम सभा की भूमि है या शमशान की भूमि है? बुलडोजर लेकर के मोहनलालगंज में भगतपुर गांव में लेकर के वहां पर बुलडोजर शमशान की भूमि पे इसका उत्तर ले लेते हैं आकाश राय जी से। आकाश जी। नहीं, पहले विकास भाई आप ही बता दो, आपके घर बुलडोजर गया था क्या? आप लोग किस प्रकार की बात करते हैं भाई? अरे आप वही कर रहे हैं। सुन लीजिए आप वही एक चीज आकाश भाई एक चीज मैं बता दूं, आकाश भाई आप जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप जितने अपराधियों पर 10 सेकंड लूंगा, आप जितने अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं उनकी आबादी की जमीनें ही होती हैं जो बुलडोज की जाती हैं, ठीक है? खतौनी की एक ईंट खतौनी की आप नहीं गिरा पाते हैं, आप एक ईंट नहीं गिरा पाते हैं। आबादी की जमीन ही होती है गांव में, जिसपे बुलडोजर गिरा करके गांव शहरों में जहां पे नक्शा पास नहीं रहता उस पे बुलडोजर चला करके कब्जे पर आप लोग पाते हैं खाली, और भाजपाइयों को माफ कर देते हैं। फाइनल कमेंट दीजिए आकाश जी, फाइनल कमेंट दीजिए, कैसे भुनाएगी बीजेपी आगामी चुनावों में ये मुद्दा? अदिति जी, अभी आपके चैनल पे बैठे यहीं पे विकास भाई ने डिस्क्रिमिनेशन किया। इन्होंने कहा कि आप जनता को मूर्ख बना सकते हैं, हमको नहीं बना सकते। मतलब ये अपने आप को विशिष्ट मानते हैं। क्या क्यों जनता को मूर्ख समझते हो भाई आप? आबादी की जमीन जितना बुलडोजर चलाया है, बोल दीजिए एक भी खतौनी की जमीन हो, एक भी खतौनी की जमीन हो, कितना भी बड़ा माफिया होगा, खतौनी की जमीन के बताइए आपने बुलडोजर चलाया है। एक भी बड़े माफिया तक की बात कर रहा हूँ, खतौनी की जमीन पे चलाया आपने। टीम से अनुरोध करूंगी वॉल्यूम डाउन किया जाए दोनों लोगों का। कम से कम अतुल जी फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। अपने टाइम पे बोला करिए, आप लोग क्यों बोलते हैं? जनता का बुलडोजर स्वयं चलेगा, जनता अपने मतदान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पर बुलडोजर स्वयं चलाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में। समय बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, किसको फायदा होगा इस कानून का, किसको नुकसान होगा। फिलहाल आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्फ पर जोर आजमाइश लगातार जारी है। सभी दल इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति के लिए कमर कस चुके हैं। आगामी चुनावों में इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।